अगले चरण में जब हम चलते हैं तो यहाँ पे देखते हैं यूना मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। मोहम्मद इकबाल साहब की ये लाइन जब जहन में आती है तो बार बार मन करता है कि धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन को आपको कुछ इस तरीके से पढ़ाया जाए कि आपको रोचक लगे और मजा आ जाए। इस पूरे आंदोलन में बस यही है कि यूना मिस्र रोमा जो बड़ी बड़ी सभ्यताएं थी सब खत्म हो गए, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा, लेकिन भारतीय सभ्यता आज भी है। ठीक है, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। समय समय पे भारत में आक्रमण हुए, पूरा विश्व हमारे खिलाफ रहा, लेकिन हमारी हस्ती को मिटा ना पाया। कुछ तो बात है, आखिर वो बात क्या है? वो बात है बेटा अमेंडमेंट की, सुधार की। हमारे यहाँ पे प्राचीन काल में जब हम खुद ही लड़के समाप्त होने लगे, जब हमारे समाज में जटिलता आ गई, समाज के लोग विद्रोह मतलब विरोध में आ गए, तो उस समय हमारे आंदोलन को, ठीक है, उस समय हमारे आंदोलन को मतलब हमारे देश में ये जो कहते हैं कि मॉरलिटी को, नैतिकता को बचाए रखने के लिए जैनिज्म और बुद्धिज्म आते, इन्होंने समाज सुधार आंदोलन किया। फिर जब मुगलों का मतलब इस्लाम का आक्रमण हुआ, भारत में इस्लाम आ गया, और उस समय भी भारतीय जो धर्म था वो जातिवाद की जटिलता और छुआछूत की भावना और महिलाओं की दीन दशा से जूझ रहा था, और उस समय एक ईश्वरवादी इस्लाम धर्म काफी प्रसिद्ध हो रहा था। उस समय भी इस सभ्यता को बचाने के लिए हमारे यहाँ पे सुधार हुआ, जिसे हम भक्ति आंदोलन के रूप में जानते हैं, सूफी आंदोलन के रूप में जानते हैं। उसी प्रकार से अंग्रेजों के समय जब हमने देखा कि अंग्रेजों ने हमें गुलाम के रूप में प्रयोग करना शुरू किया, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण था हमारी अज्ञानता। तो हमारी अज्ञानता तभी खत्म हो सकती थी जब हम अपनी समाज की बुराइयों को खत्म करें, और हमारी समाज की बुराइयां जो थी, ठीक है, उसे खत्म करने के लिए हमारे समाज सुधार आंदोलन हुए, जिन्हें हम भारतीय सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के रूप में जानते हैं, जिनमें आप राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज, ठीक है, आर्य समाज, इन सभी का नाम देखते हैं, थियोसॉफिकल सोसाइटी, यंग बंगाल आंदोलन, अलीगढ़ आंदोलन, रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद, इन सभी के योगदान पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आखिर किस प्रकार से हमने अपने समाज को सुधार लिया, और हम आज भी हैं और आने वाले समय में भी रहेंगे। देखिए, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन आखिर था क्या? अब क्वेश्चन आता है ना कि भाई सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन था क्या? तो मैं आपको बता दूं, उस समय मैं थोड़ा सा बताऊं, आपको कनेक्ट करूं। जैसे मान लीजिए कि भारत के लोग गुलाम बनाए जाते थे, लोग, आपके मन में नहीं आता गुलामी आदमी क्यों महसूस करता था? हमारे ऊपर एक कार्ल मार्क्स का बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है कि धर्म अफीम की तरह कार्य करता है। मनुष्य के लिए जो धर्म है वो अफीम के रूप में होता है। हमारे यहाँ लोग गुलामी जीवन व्यतीत करते थे, उसके पीछे कारण क्या मानते थे कि पिछले जन्म में हमने कुछ बुरा काम किया है जो हम इस जन्म में भुगत रहे हैं, और भुगतने के रूप में लोग उसको हमेशा कंटिन्यू करते थे कि हम गुलाम बने रहते हैं। हम लोग के साथ भी कभी कभी होता है, कुछ बुरा होता है तो ऑटोमेटिक अचानक से हमारे मन में आ जाता है हमारे पुराने जन्म के हमारे बुरे कर्मों का नतीजा है। इस प्रकार से हमारा जो पूरा का पूरा समाज था वो इसी धर्म के, अफीम के किनारों से घिरा हुआ, और धर्म की जो कुछ धर्म के द्वारा बुराइयां थी वो भी समाज में थी। तो उस समय जब समाज सुधार की बात हुई, खासकर राजा राम मोहन राय के सामने भी आई कि भाई सबसे पहले है कि समाज को सुधारा जाए। क्यों? अगर समाज में सुधार होगा तो हमारे समाज में क्या आएगी? तो सबसे पहले आएगी एकता स्थापित होगी, ठीक है, दूसरी जागरूकता आएगी, ठीक है, जागरूकता आने के बाद में, ठीक है, ब्रिटिश के खिलाफ में हम एक जन आंदोलन कर सकेंगे, ब्रिटिश की शोषणकारी नीतियों के खिलाफ में एक जन आंदोलन हो पाएगा। तो बोला गया कि इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है समाज को सुधारो। लेकिन फिर कुछ लोग कहते हैं समाज को सुधारना था, लेकिन क्वेश्चन मार्क आता है तो इन्होंने धर्म सुधारने पे क्यों फोकस किया? भाई बात तो थी समाज को सुधारो, धर्म क्यों सुधारने गए? क्योंकि उस समय समाज की जो भी जितनी भी सामाजिक बुराइयां हैं, ध्यान देंगे बच्चों, सामाजिक जो बुराइयां हैं, ये सभी सामाजिक बुराइयां धर्म से प्रतिपादित थी। ठीक है, जैसे मैं नाम लूं
बाल विवाह, ठीक है, सती प्रथा, विधवा पुनर्विवाह, ठीक है, बाल विवाह, सती प्रथा, विधवा पुनर्विवाह, ठीक है। उसके बाद फिर देखेंगे बाल विवाह हो गया, सती प्रथा हो गया, विधवा पुनर्विवाह हो गया, और मतलब विधवा पुनर्विवाह, ठीक है, क्या कहते हैं इसको, पर रोक था, पुनर्विवाह तो होना चाहिए था, इसके ऊपर रोक था। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कर्मकांड, ठीक है, जाति प्रथा, ठीक है, छुआछूत, ये सब चीजें थी इस समय समाज में व्याप्त थी। ये सभी बुराइयां समाज में धर्म के द्वारा थी। तो फिर लोगों का कहना यह था, खासकर राजा राम मोहन रॉय का भी, कि अगर हम धर्म को सुधार दें तो समाज अपने आप, समाज की बुराइयां क्या हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी, और फिर ये हमारा जो समाज है इसमें सुधार जो है वह अपने आप हो जाएगा। ठीक है, तो समाज को सुधारने के लिए, सामाजिक बुराइयों को खत्म करने के लिए धर्म में सुधार, क्योंकि समाज में जितनी भी बुराइयां हैं वो धर्म के द्वारा है। इसीलिए इस पूरे चैप्टर को हम सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के रूप में देखते हैं। तो मुझे लगता है कि आप में से काफी बच्चों को क्लियर हो गया होगा कि हम इसे सामाजिक धार्मिक सुधार के आंदोलन के रूप में क्यों देखते हैं। दूसरा, क्या भारतीय पुनर्जागरण यूरोपीय पुनर्जागरण से भिन्न था? अब ये क्वेश्चन ये भी आता है कि जो हमारे यहाँ पुनर्जागरण था और जो यूरोप में पुनर्जागरण था, क्या इन दोनों में अंतर था? जी हाँ था। क्या अंतर था? भारतीय पुनर्जागरण था जो यहां पे समाज सुधार, ठीक है, और जो धर्म सुधार था, धर्म सुधार, ये दोनों एक साथ हुए थे, एक साथ या एक ही नदी में एक साथ बह रहे थे। और जब यूरोपीय पुनर्जागरण हुआ, इन दोनों में हम अंतर देखते हैं। क्या अंतर देखते हैं बच्चों? यूरोप के पुनर्जागरण में जो समाज सुधार था और धर्म सुधार, ये अलग अलग समय पे हुए, ठीक है, हाँ, दोनों अलग समय पर हुए। इस वजह से भी हम भारतीय पुनर्जागरण और यूरोपीय पुनर्जागरण में हम थोड़ा सा अंतर लेकर चलते हैं, इसमें हम एक अंतर बैठाते हैं। अब आता है कि सामाजिक सांस्कृतिक सुधारों की विशेषताएं क्या हैं। अब जो हमारे जो सामाजिक सांस्कृतिक सुधार हुए उसकी कुछ विशेषताएं हैं, जिसमें सबसे पहली विशेषता है तर्कवाद, दूसरी विशेषता है मानववाद, तीसरी विशेषता है धर्म सार्वभौमिकता, चौथी है धर्म निरपेक्षता, और पांचवी है आपकी क्षेत्रीय भाषा में अभिव्यक्ति। अब बच्चों तर्कवाद क्या है? बच्चों तर्कवाद का मतलब यहां पे ये था कि हमने जब भी किसी बुराई को, सामाजिक बुराई का विरोध किया है तो उसका आधार तर्क माना है। ठीक है, यहां पे सबसे पहले हम लिख सकते हैं कि सामाजिक बुराई का विरोध तर्क के आधार पर, ठीक है, तो तर्क के आधार पर सामाजिक जो बुराइयां थी उनका विरोध किया गया, पहली चीज। ठीक है, हाँ बच्चों, उसमें तर्क लिया गया। फॉर एग्जाम्पल, धन निष्कासन के लिए दादा भाई नौरोजी ने, मतलब धन निष्कासन को समझाने के लिए एक खास अर्थव्यवस्था की जानकारी दी। ठीक है, तो हमने अर्थव्यवस्था के आधार पे धन निष्कासन समझाया लोगों को। ठीक है, और बाल विवाह को रोकने के लिए, बाल विवाह का रोकने के लिए हमने जीव विज्ञान का सहारा लिया और विज्ञान के आधार पर समझाया कि बाल विवाह कितना खतरनाक है समाज के लिए। ऐसी दूसरी चीज आती है मानवतावाद। बच्चों मानवतावाद जो है ना, उसमें एक ही शब्द में बोलूंगा आपको समझ में आ जाएगा, नर सेवा नारायण सेवा। मतलब स्वामी विवेकानंद के समय काफी प्रचलित हुआ। जिस प्रकार से आप ईश्वर की सेवा करते हैं, ठीक है,
क्लियर है। और मनुष्य को आप लूटते जाते हैं तो इससे आपका भला नहीं होगा। इसमें दो चीजें, इहलोक और परलोक। परलोक समझते हैं भगवान, इहलोक ये लोक। अगर इन दोनों के बीच की दूरी कम हो जाए, इन दोनों के बीच की दूरी को खत्म कर दिया जाए, तो हमारे यहां पे मानवतावाद आ जाएगा। मतलब एक व्यक्ति जितना भगवान को प्रसन्न करने में मेहनत करता है, अगर वह किसी मनुष्य की भलाई के लिए भी कार्य करे तो भी हमारे यहाँ पे उसको उसके पुण्य के फल मिल सकते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। स्वामी विवेकानंद ने इसीलिए एक स्टेटमेंट दिया था, सैल्वेशन थ्रू सोशल वर्क, समाज सेवा के आधार पर मोक्ष की प्राप्ति। ठीक है, सर्विस टू मैनकाइंड इज अ सर्विस टू गॉड। ठीक है, नर सेवा नारायण सेवा। नेक्स्ट है धार्मिक सार्वभौमिकता। अब धार्मिक सार्वभौमिकता क्या है कि मान लीजिए मैं सनातन धर्म से हूं, लेकिन मुझे किसी दूसरे धर्म का इंसान दिख गया तो मैं उसके साथ बुरा व्यवहार न करूं। अगर किसी दूसरे धर्म के इंसान का एक्सीडेंट हो गया है तो मैं जिस धर्म से हूं उस धर्म की परिधि में बंद रहकर मैं अपने धर्म के लोगों की भलाई न सोचूं, बल्कि धर्म की परिधि से बाहर निकलकर और मैं उस दूसरे धर्म के लोगों को भी समान दर्जा दूं, समाज में समान नजर से रखूं, समान स्थिति दूं और अपने बराबर बैठा हूं, अपने साथ लेकर चलूं। इसे हम कहते हैं धार्मिक सार्वभौमिकतावाद। मतलब धर्म की परिधि में बंद कर कार्य ना करना। ठीक है। नेक्स्ट बच्चों धर्मनिरपेक्षतावाद। अब धर्मनिरपेक्षतावाद मतलब सेकुलरिज्म। ठीक है, धर्म निरपेक्षता। ठीक है, ये क्या है? तो धर्मनिरपेक्षता मतलब कि मैं अगर किसी धर्म से हूं तो मैं अपने कर्म कांडों का उस प्रकार से प्रयोग ना करूं जिससे दूसरे धर्म या दूसरे लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचे। इसे हम कहते हैं धर्मनिरपेक्षता। ठीक है, ये कर्मकांड के आधार पर ये बच्चों, मतलब मैं रोड पे ना कुछ शुरू कर दूं, पांडाल लगा लूं, कथा शुरू कर दूं जिससे दूसरे लोगों को दिक्कत हो। इस प्रकार से आपने अभी देखा होगा सरकार ने कुछ कानून भी बनाए हैं। धर्मनिरपेक्षता है दूसरा। मतलब पांचवा क्षेत्रीय भाषा में अभिव्यक्ति। जब ये लोगों को इन चीजों का ज्ञान दे रहे थे तो जिन भाषाओं का प्रयोग कर रहे थे आम आदमियों से जुड़ने के लिए, वो भाषा क्षेत्रीय भाषा थी। पंजाबी, मराठी, गुजराती, बंगाली, इन भाषाओं की और ज्यादा विकास हुआ और क्षेत्रीय भाषा में अभिव्यक्ति करने के कारण बहुत सारे क्षेत्रों के लोग विचारधारा और अंग्रेजों के शोषण को समझ पाए। पहले अंग्रेजी बोला जाता था, लेकिन अब लोगों ने बोला नहीं, हम क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग करेंगे। लोगों को उनकी भाषा में समझाया गया, उनको अच्छे से समझ में आया और इस प्रकार से क्षेत्रीय भाषा का विकास भी हुआ। तो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से ये सभी चीजें जो हैं ये आपकी सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक सुधारों की जो है विशेषता के रूप में देखी जाती हैं। ठीक है, समझ में आया बच्चों? तो ये था अभी आपका सामाजिक सांस्कृतिक सुधारों की विशेषता जिसके ऊपर हम लोगों ने चर्चा की है। अब नेक्स्ट है कि सामाजिक सांस्कृतिक सुधार आंदोलन और उसके नेता कौन थे। तो अब हम सुधार आंदोलन जैसे राजा राम मोहन रॉय और ब्रह्म समाज, इनके ऊपर चर्चा करेंगे और फिर आगे चल के हम इसी में इनकी पत्र पत्रिकाएं और जितने फैक्ट फिल्म्स के लिए वो सभी चीजें कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और शुरू करते हैं इन सभी चीजों को करना। तो देखेंगे बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले जो आपका धर्म सुधार आंदोलन था उसमें राजा राम मोहन रॉय जो हैं, इन्हें हम आधुनिक भारत के जनक के रूप में जानते हैं। मतलब जो हमारा आज आधुनिक भारत है, ठीक है, जिसमें सबसे पहले सुधार कर कर इस भारत जिसकी समाज में इतनी बुराइयां थी, उन सभी बुराइयों को सुधार करके उसकी जो स्थापना आधुनिक रूप में की, उसका श्रेय या फिर हम बोल सकते हैं कि धर्म सुधार के या भारतीय जो क्या कहते हैं रेनेसेंस मतलब समाज सुधार था, ठीक है, इन सभी का जो श्रेय है वो राजा राम मोहन राय को जाता है। राजा राम मोहन राय को कई प्रकार की भाषाएं आती थी, लगभग करीब 14 भाषाएं, लेकिन हिंदी नहीं आती थी। रोचक बात है, क्यों? क्योंकि बाकी जो भाषाएं इन्होंने पढ़ी थी वह किसी न किसी धर्म ग्रंथ को समझने के लिए पढ़ी थी। क्योंकि इनका मानना यह था कि हर एक धर्म में कुछ बुराइयां भी हैं और अच्छाइयां भी हैं। उन्होंने सभी धर्मों की अच्छाइयों को इकट्ठा किया और उसके आधार पर भारतीय समाज को सुधारने का प्रयास किया। इसीलिए इनके धर्म सुधार में हम पश्चिमवादी जो विचारधाराएं हैं या पश्चिमवादी जो समाज सुधार की जो कहते हैं कि विचारधाराएं हैं, उसको हमने उसका विस्तार भारत में देखा।
यह पश्चिम की जो शिक्षा नीति थी उसे लागू करना चाहते थे। कौन सी? वैज्ञानिक शिक्षा पद्धति। क्योंकि अभी तक आपने देखा कि मैंने जैसे आपको पढ़ाया, हम बस अरिथमेटिक मतलब अंकगणित तक, अंकगणित के अलावा लिखने पढ़ने तक सीमित थे, हमारे पास में वैज्ञानिक शिक्षा पद्धति नहीं थी। इन्होंने उसको डेवलप किया कि वह शिक्षा पद्धति हमारे पास होनी चाहिए, क्योंकि आज वर्तमान भारत को वैज्ञानिक शिक्षा पद्धति की आवश्यकता है। इसी प्रकार से बहुत सी चीजों से वो इन्फ्लुएंस हुए। इन्होंने बाहर के कल्चर, यहाँ के कल्चर का काफी मिक्सअप देखने को मिलता है इनके समय में। वास्तव में इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊं बच्चों की, जो हमारे समाज सुधार आंदोलन हुए ना, समाज सुधार, तो जितने भी आंदोलन हुए बच्चों, इसमें बहुत जरूरी बात है जो मैं आपके साथ में यहां डिस्कस करना चाहता हूं। उसमें दो तरह के लोग हुए। एक जो लोग हुए वो जिरोक्स हुए। जिरोक्स समझते बेटा? फोटोकॉपी निकलवाते हैं आप, ठीक है? हाँ, फोटोकॉपी। और एक जो लोग हुए हमारे यहां पे, वो हुए आपके फिल्टर। आपने फिल्टर देखा होगा भाई साहब, धूम्रपान वाले फिल्टर की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है? हाँ हाँ, वो फिल्टर मत समझ लेना। फिल्टर मतलब मोबाइल में होता है, आप समझ रहे हैं। लोग फोटो, अपना फोटो खींचते हैं लुकिंग लाइक हाँ, फिर वो लगता है फोटो खींच के यार, या तो लग रहा हूं मैं अफ्रीका से आया हूं, फिर उसको इतना अच्छा कर लेते हैं कि साउथ अफ्रीका के हो जाते हैं। मतलब अपने आप को फिल्टर से काफी चेंज कर लेते हैं। तो हमारे यहाँ जो समाज सुधार हुए, तो उसमें जो समाज सुधार आंदोलन थे वो दो ही प्रकार के पाएंगे आप। एक जो जिरोक्स की बात करता था, मतलब अपने पास्ट को, मतलब अपने भूतकाल को वर्तमान में लाकर रख दो, ठीक है? मतलब समाज सुधार परंपरागत आधार पर। अब आप सभी को मालूम है ना बच्चों कि हम लोग क्या करते हैं कि जब जिरोक्स निकालते हैं, तो मान लो मैंने कोई पेज दिया जिरोक्स वाले को, तो जो मैटर है उसी को नए पेज पे दे देगा। स्वामी दयानंद सरस्वती, आर्य समाज, बोला गो बैक टू वेदास, वेदों की ओर लौटो। मतलब वो वैदिक, ऋग वैदिक काल की कल्पना करते थे कि हमें उसको देखकर अपने समाज को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए, जहां विज्ञान भी था, जहां तर्क भी था और सब कुछ था। आज वर्तमान में हमने वो चीजें खो दी हैं। तो जब जो धर्म सुधार आंदोलन वर्तमान में धर्म सुधार को पास्ट में जाकर, भूतकाल में जाकर परंपरागत चीजों को वर्तमान में लाकर और सुधार करना चाहते थे, वो कहलाते हैं हमारे यहाँ जिरोक्स। मतलब ऐसे रिफॉर्मिस्ट, ऐसे सुधारवादी जो पास्ट को प्रेजेंट में लाना चाहते हैं। इन्हें हम कहते हैं रिवाइवलिस्ट, पुनरुत्थानवादी, ठीक है? रिवाइवलिस्ट, पुनरुत्थानवादी। और ये जो थे ये रिफॉर्मिस्ट थे, सुधारवादी, मतलब सुधारवादी क्यों? मतलब आप मोबाइल में फोटो खींचते हैं और फिल्टर का मतलब होता है चेंज फॉर बेटरनेस। किसी अच्छी चीज के लिए, अच्छा अपने आप को और अच्छा करने के लिए हम उसमें बदलाव लाते हैं। तो हमारा जो वर्तमान समाज है इसमें हमने बदलाव किया इसे और अच्छा करने के लिए, तो ऐसे आंदोलन सुधारवादी कहलाए। इसमें आप राजा राम मोहन राय का नाम लिख सकते हैं, ठीक है? क्योंकि राजा राम मोहन राय वर्तमान समाज में पश्चिम सभ्यता से और बाकी जगह से लाई गई अच्छी चीजों को मिलाकर इसको और अच्छा करना चाहते थे, फिल्टर का रूप। और ये बस पास्ट को प्रेजेंट में लाकर समाज को सुधारना चाहते थे, इसीलिए जिरोक्स मतलब यह पुनरुत्थानवादी है, ठीक है? तो ये रिवाइवलिस्ट है, रिफॉर्मिस्ट है। इस प्रकार से दो प्रकार के आंदोलन देखने को मिलेंगे। जैसे इसमें आपको दयानंद सरस्वती, आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी दिख जाएगा। यहां राजा राम मोहन राय, ब्रह्म समाज, हेनरी विवियन डेरोजियो, यंग बंगाल आंदोलन, फिर आप देखेंगे अलीगढ़ मूवमेंट, ये सब यहां दिख जाएगा। तो इस प्रकार से जितने भी आंदोलन थे ये दो भागों में बटे हुए थे। उसी दो भागों में जो सुधारवादी आंदोलन है उसका एक अहम जो योगदान है वो राजा राम मोहन राय एवं इनके ब्रह्म समाज को जाता है। तो राजा राम मोहन राय ने बहुत सारी पत्रिकाएं उस समय निकाली थी। उन पत्रिकाओं के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, संवाद कौमुदी बंगाली, मिरातुल अखबार फारसी, प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस, ठीक है, ब्रह्मैनिकल मैगजीन, टूपत उल मुहावदीन, इसी को एकेश्वरवादी का उपहार मतलब गिफ्ट टू मोनोथिस्ट बोला गया है। तो ये नंबर हटा लीजिएगा। 5 ग्रंथ हैं, ये 5 मतलब लिटरेचर साहित्य है जो इनके द्वारा उस समय निकाले गए थे मुख्य, ठीक है? और इसके अलावा इन्हें आधुनिक भारत के जनक के रूप में जाना जाता है। पहली चीज, नाम इनका राम मोहन रॉय है,
राय है। इनको जो राजा की उपाधि है वो अकबर द्वितीय मुगल बादशाह के द्वारा दी गई थी। 1814-15 में आत्मीय सभा का इन्होंने गठन किया। यह धर्म सुधार और समाज सुधार में पहला योगदान था। फिर 1816 में इन्होंने वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की। आप देख रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अहम योगदान रहा है। फिर आप देखेंगे 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की, जिसके योगदान और प्रयासों से 1829 में विलियम बेंटिक के भारत में गवर्नर जनरल जब वो बना था तो विलियम बेंटिक की सहायता लेते हुए, या फिर ऐसा बोला जा सकता है राजा राम मोहन राय और ब्रह्म समाज की सहायता से विलियम बेंटिक ने भारत में, उस समय खैर तत्काल समय में बंगाल में सती प्रथा जो था उसको समाप्त किया था, उसके खिलाफ कानून बनाया था, बंगाल एक्ट बनाया था। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, ये प्रभाव आपको देखने को ब्रह्म समाज का और इनके योगदान का मिलता है। लेकिन ब्रह्म समाज में केवल एक ही व्यक्तित्व तो नहीं है, 3 लोग और थे, देवेंद्रनाथ टैगोर, आपके फिर ईश्वरचंद्र विद्यासागर और केशव चंद्र सेन, जिनका अहम किरदार था। क्योंकि जब राजा राम मोहन राय इस धरती पर, इस समाज में नहीं रहे, ठीक है, और उसके बाद इनके आंदोलन को आगे तक ले जाया गया, तो उनके बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, सबसे पहले हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं देवेंद्रनाथ टैगोर की। देवेंद्रनाथ टैगोर ने राजा राम मोहन राय के बाद में आंदोलन को पुनर्जीवित किया, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। प्रीलिम्स का एग्जाम की तैयारी हम लोग कर रहे हैं, मेंस में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, विधवा पुनर्विवाह के लिए आंदोलन का समर्थन किया। ठीक है, विधवा पुनर्विवाह के लिए आंदोलन का समर्थन किया। बहु विवाह का उन्मूलन हुआ, देख सकते हैं आप, जो एक से ज्यादा विवाह करने वाला जो सिस्टम था उसको समाप्ति के लिए प्रयास किए गए। नारी शिक्षा का समर्थन किया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं शिक्षा का समर्थन, बहुविवाह का उन्मूलन, विधवा पुनर्विवाह, तत्वबोधिनी सभा, ठीक है, और आंदोलन को, मतलब कौन सा आंदोलन, ब्रह्म समाज को, उसको पुनर्जीवित करना। ये सारा श्रेय जाता है देवेंद्रनाथ टैगोर को। फिर देवेंद्रनाथ टैगोर के बाद में आते हैं ईश्वरचंद्र विद्यासागर। ईश्वरचंद्र विद्यासागर का काफी अहम योगदान रहा है। ठीक है, वो अहम योगदान है कि इन्होंने विधवा पुनर्विवाह को वैध, क्योंकि विधवाओं को विवाह करने के अधिकार नहीं थे, तो उसको वैध बनाने के लिए एक कानून बनाया, मतलब कानून बनाने के लिए समर्थन को बढ़ाया गया था। ठीक है, तो याद रखेंगे, इन्हीं के द्वारा जो एक आंदोलन और लोगों का जो समर्थन जुटाया गया, उस समर्थन ने भारत में विडो रीमैरिज एक्ट या विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है उसको पारित किया था। क्लियर है, ये 56-57 में लागू हुआ था। बाल विवाह का विरोध, इनके द्वारा बाल विवाह का विरोध किया गया। महिला शिक्षा के अपार समर्थक थे, इस उद्देश्य से इन्होंने 1849 में बेथुन स्कूल की स्थापना भी की थी कलकत्ता में। और फिर आप देखेंगे संस्कृत पढ़ाने के लिए एक नई पद्धति का विकास किया, क्योंकि हर आम इंसान को संस्कृत कठिन लगती थी, लेकिन एक नई पद्धति, पठति पट्टा पठम पठामी पठावा पठामा, सुना होगा आपने कुछ ऐसा, इस प्रकार से एक पद्धति जो थी उसका विकास किया, ताकि हर एक इंसान को आसानी से संस्कृत भाषा जो है पढ़ाया जा सके, जिससे वह अपने धर्म, अपने संस्कृति के काफी करीब हो। ठीक है, जी हाँ, वरना आजकल तो लोग संस्कृति से पीछा ही काटते रहते हैं, जो हमारी पहचान है। ठीक है, हाँ, आगे देखेंगे। फिर इसी ब्रह्म समाज में आगे अहम योगदान रहा केशव चंद्र सेन का। बच्चों, केशव चंद्र सेन ने 1866 के बाद परंपरागत मूल्यों को आगे बढ़ाते हुए ब्रह्म समाज का मार्गदर्शन किया। लेकिन केशव चंद्र सेन और देवेंद्रनाथ टैगोर जो थे, इनके विचार आपस में मिले नहीं। 1866 में ही ब्रह्म समाज 2 भागों में बढ़ जाता। मैं अभी केशव चंद्र सेन पे आता हूं, पहले कुछ बता दूं आपको डिवीजन। सॉरी, देखेंगे बच्चों, जो ब्रह्म समाज था, यह 1866 में 2 भागों में बढ़ गया। ठीक है,
एक जो भाग इसका गया उसे हम कहते हैं आदि ब्रह्म समाज, ठीक है, देवेंद्रनाथ टैगोर के अंतर्गत आदि ब्रह्म समाज, ठीक है, देवेंद्रनाथ टैगोर। टैगोर के अंतर्गत। और फिर एक जो था वो नवीन, या फिर हम कह सकते हैं ऐसे ही ब्रह्म समाज, ठीक है, नवीन ब्रह्म समाज। ठीक है बच्चों, तो जो नवीन ब्रह्म समाज है ये आया था केशव चंद्र सेन के अंतर्गत, ठीक है, केशव चंद्र सेन के अंतर्गत आया। फिर इसी नवीन ब्रह्म समाज से 1878 में, ठीक है, फिर इसके दो भाग हुए। जो एक भाग जो इसका मुख्य भाग था, ठीक है, हाँ मुख्य भाग मतलब ये जो ब्रह्म समाज के नाम से था, यह केशव चंद्र सेन के पास था, केशव के पास में, केशव चंद्र सेन के पास में। और इसका एक भाग जो अलग हुआ वो कहलाया साधारण ब्रह्म समाज। साधारण ब्रह्म समाज बच्चों कहलाता है। और साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना आनंद मोहन बोस ने की थी। आनंद मोहन बोस ने की थी। तो जैसा कि आप समझ सकते हैं कि इस प्रकार से जो ब्रह्म समाज था वो आपको अलग अलग समय पे कई भागों में बंटा हुआ दिख रहा है। क्लियर है? जी हाँ, तो इनके फैक्ट आप नोट कर लेंगे कॉपी में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आते रहते हैं और पूछा जाता है। इन्हीं के मार्गदर्शन में हिंदू धर्म में सुधार के नए प्रयास शुरू हुए, ठीक है, और विभिन्न सामाजिक सुधारों में प्रयास जैसे विधवा पुनर्विवाह, आधुनिक शिक्षा का प्रसार ये भी किया। इन्होंने ईश्वर की पूजा पर, मतलब एक ईश्वरवाद पे बल दिया, जिस पर राजा राम मोहन राय ने बल दिया था। लेकिन इनकी एक गलती थी। गलती क्या थी कि जो ब्रह्म समाज बाल विवाह के खिलाफ था, उसी ब्रह्म समाज में केशव चंद्र सेन ने अपनी ही पुत्री का विवाह बिहार के कुछ राजा से करवा दिया, जो उस समय पुत्री की आयु शायद 13 वर्ष के आसपास में थी, उससे भी कम थी, सॉरी, ठीक है, कुछ किताबों में 9, कहीं 13 इस प्रकार से है। बस आप ये समझिए कि वह बहुत ही कम उम्र में थी और उसका विवाह करा दिया, जिसका बहुत बड़े स्तर पे विरोध देखने को मिलता है। समझ रहे हैं? तो केशव चंद्र सेन जो थे, इनके कारण ये चीजें हुई। लेकिन एक अहम योगदान भी रहा। केशव चंद्र सेन को हम इसलिए भी इतिहास में बहुत अच्छे से इनका योगदान जानते हैं, क्योंकि इन्हीं के द्वारा बंगाल से बाहर निकलकर, ठीक है, हाँ बंगाल से बाहर, ठीक है, बंगाल से बाहर जाकर इन्होंने, ठीक है, ब्रह्म समाज जो था इसकी जो विचारधारा है लोगों में फैलाई, और फिर आगे जाकर प्रार्थना समाज की स्थापना का भी श्रेय जाता है। ठीक है, तो महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की जो स्थापना हुई उसका श्रेय इन्हीं को जाता है। मतलब ब्रह्म समाज की विचारधाराओं को बंगाल से बाहर और ऑल इंडिया लेवल, अखिल भारतीय स्तर पर ले जाने का श्रेय केशव चंद्र सेन को जाता है। ठीक है, जिस प्रकार से कि योगदान भी है, कुछ नेगेटिव भी चीजें थी जिनके ऊपर हमने चर्चाएं की आपके साथ में। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं बच्चों। अब हम आते हैं दूसरे, तो डेरोजियो और जो यंग बंगाल आंदोलन था, एक्चुअली हेनरी विवियन डेरोजियो भारत आए थे किसी और कार्य से। ठीक है, कभी कोई कहता है घड़ी के व्यापारी थे, कुछ थे, लेकिन भारत में ये क्या हो गए, प्रोफेसर बने, बाद में प्रिंसिपल बन गए हिंदू कॉलेज के। तो हेनरी डेरोजियो ने यंग बंगाल आंदोलन के अंतर्गत भारत का यह पहला क्रांतिकारी आंदोलन था जो बाद के चरणों की कांग्रेस के अतिवाद के समान था। अब आप में से कई लोगों को लगेगा ये अतिवाद क्या है, मैं आपको बताऊं। कांग्रेस जो था उसमें दो दल थे, नरम दल, गरम दल, आपने सुना होगा, नरम दल, गरम दल। तो जो गरम दल है ना कांग्रेस में, ठीक है, जिसमें युवा थे, इस गरम दल की नींव जो है वो पहले ही मतलब बंगाल के क्या कहते हैं उनको, भूमि में उसके बीज पहले ही बो दिए गए थे यंग बंगाल आंदोलन के द्वारा। क्योंकि जो गरम दल हमारे यहाँ पे कांग्रेस में आया उसकी शुरुआत पहले ही धर्म सुधार आंदोलन में यंग बंगाल आंदोलन के समय हो चुकी थी। ठीक है, जिसमें यूथ ने समाज को बदलने के लिए अहम किरदार निभाया और काफी उग्र स्वरूप से थे, इसलिए इन्हें हम उग्रवादियों के नाम से भी जानते हैं।
ठीक है। हम नरम दल को उदारवादी और गरम दल को उग्रवादी के नाम से जानते हैं। आगे हम चर्चा करेंगे विशेष इस पे कि इसमें और क्या क्या चीजें हैं और कैसे इनको इस नाम से जाना गया, उसके पीछे कारण क्या है, उन सभी चीजों पे आपके साथ में डिस्कशन करूंगा, चर्चाएं करूंगा। अब देखेंगे स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्शों को बढ़ावा देकर संवैधानिकता की अवधारणा का योगदान दिया। मतलब हम देखेंगे हमारी जो संविधान है, हमारे संविधान में क्या हमारी स्वतंत्रता नहीं है, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी, हमारे बीच में समानता, फ्रेटर्निटी भाई बंधुत्व, ठीक है, इक्वलिटी समानता, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी स्वतंत्रता, जो हमारे संविधान के आधार हैं, उनकी पहले ही बंगाल में जो उनके बीज थे वो बो दिए गए थे। किनके द्वारा? यंग बंगाल आंदोलन के द्वारा। फिर आगे देखेंगे हमारी सदियों पुरानी परंपराओं और रीति रिवाजों की बुराइयों को खोजने में इन्होंने मदद की थी, लेकिन यह आंदोलन क्या हो गया? स्वतः ही खत्म हो गया बहुत जल्दी। उसके पीछे रीजन क्या है? ये बहुत ज्यादा एग्रेसिव थे। अतिवाद तो ठीक है, बहुत ज्यादा अतिवादी थे। बंगाल जहां पर मां काली की आराधना होती है, वहां पर इन्होंने मां काली को मैडम काली कह के पुकारा, तो बंगाल के लोगों का समर्थन नहीं मिला। जिस गंगा नदी की पवित्रता हमारे संस्कृति में एक महत्व रखती है, हमारे सांस्कृतिक महाकाव्यों में, धर्म काव्यों में, धर्म ग्रंथों में एक उसका महत्व है, लोगों के विचारों में महत्व है, लोगों की आस्था के साथ में जुड़ा हुआ है, उस गंगा नदी की पवित्रता पर क्वेश्चन मार्क उठाया, प्रश्नवाचक कहीं ना कहीं चिन्ह लगा दिया। और जब उन्होंने उस पर प्रश्न किया, क्वेश्चन मार्क लगाया, तो इसने वहां पर बंगाल के लोगों का इस आंदोलन के साथ में धीरे धीरे बंगाल के लोग टूटते चले गए और यहां मुट्ठी भर कुछ युवाओं का आंदोलन बचा था। लेकिन तभी क्या हुआ, अचानक जो हेनरी विवियन डेरोजियो हैं, इनकी हत्या हो जाती है। और जब इनकी हत्या नहीं कह सकते, ठीक है, मृत्यु हो गई थी किसी कारणवश, लोग बोलते हैं बीमारी थी, मैं अपने शब्द वापस लेता हूं, बुरा ना मानेंगे, हत्या नहीं हुई थी। मैं ऐसा इसलिए मेरे मन में आ जाता है क्योंकि एक्चुअल में मैं आगे ये बताने वाला था कि जब इनकी मृत्यु हुई, ठीक है, तो उस समय कुछ लोग बताते हैं कि इन्हें तो माँ काली का श्राप लग गया, ठीक है। कुछ लोग बताते हैं कि ये काफी ज्यादा अतिवादी थे, इसलिए किसी ने कुछ ऐसा कर दिया, तो ये मैं बताना चाहता था, उसलिए निकल गया। तो याद रखेंगे मृत्यु हो गई थी और जिसके बाद यह आंदोलन समाप्त हो गया। तो ये बहुत कम समय तक आंदोलन चला। ये यंग इटली आंदोलन की तर्ज पर भारत में डेवलप किया गया था। आगे देखेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती और आर्य समाज। स्वामी दयानंद सरस्वती जो हैं, इन्होंने भारतीय सुधार के लिए वेदों के समय और अपने जो प्राचीन जो गौरव है उसका फिर से भारत में स्थापना करने की बात करते हैं। अस्पृश्यता मतलब छुआछूत जो है उसको खत्म करना, जाति व्यवस्था को हटाने को बढ़ावा दिया, स्वाभिमान स्वावलंबन की भावना पैदा की, ठीक है, कि भाई स्वाभिमान स्वावलंबन की भावना हो, राष्ट्रवाद की भावना का निर्माण किया। इनके द्वारा डीएवी स्कूलों की स्थापना की गई, जिससे शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान मिला। ब्रह्म समाज की तर्ज पर इन्होंने हिंदू धर्म में सुधारों को बढ़ावा दिया। तो ब्रह्म समाज तो था ही, साथ में इन्होंने हिंदू धर्म में काफी सुधारों को बढ़ावा भी दिया था। इस प्रकार से हम देख सकते हैं, ठीक है, कि इन्होंने भारत में किस प्रकार से सुधारों को बढ़ावा दिया। और ब्रह्म समाज की तर्ज पर हिंदू समाज में सुधारों को बढ़ावा तो दिया, लेकिन यह आंदोलन आगे चल के कुछ लोग कहते हैं कट्टरवादी हो गया था, धार्मिक। जी हां, आगे चलकर यह आंदोलन के खत्म होने के पीछे कारण था क्या? एक तरफ ये बोलते गो बैक टू वेदास, जिनको वेदों का ज्ञान था ब्राह्मण, उसी तरफ दूसरी तरफ बोलते हैं कि भाई ब्राह्मण जो प्रीस्टहुड है, प्रीस्टहुड मतलब जो धार्मिक कर्मकांड है, इनका विरोध किया। तो एक तरफ आप धार्मिक कर्मकांडों का विरोध कर रहे हो, एक तरफ बोलते हो वेदों की ओर लौटो। लोगों ने बोला भाई कहां जाएं? तो एक तो आंदोलन स्वतः ही सब समाप्त हो गया, सेल्फ सुसाइड कह सकते हैं। दूसरी बात कह सकते हैं यह आंदोलन आगे चलकर कट्टरवादी हो गया। कट्टरवादी मतलब कि इस आंदोलन में घर वापसी, जो आपने सुना होगा बहुत न्यूज में अभी पिछले 1 साल था, ठीक है, घर वापसी या धर्म जो पुनर्वापसी, घर पुनर्वापसी, ये सब शुरू होने लगा। शुद्धिकरण आंदोलन चलाया गया। लोग जो इस्लाम धर्म में चले गए थे, पहले हिंदू थे, उनको फिर से हिंदू में लाया गया। तो इस प्रकार से दो धर्मों के बीच में यह धर्म जो था, एक हिसाब से जो दूसरा जो धर्म था, ये आपस में टकराने लगे इनके विचारों के द्वारा ही। और इसी तरह एक कट्टरवादी आंदोलन जो पहले इसी तरह सुधार के लिए शुरू हुआ था,
अलीगढ़ आंदोलन, वह भी आगे आगे चल के देखेंगे कट्टरवादी आंदोलन हो गया। ठीक है, तो इस्लाम में अलीगढ़ और हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में आर्य समाज, ये आंदोलन शुरू तो होते हैं समाज सुधार से, लेकिन धीरे धीरे इनका स्वरूप कट्टरवादी आंदोलनों में होता चला जाता है, जो कि ये आपस में टकराना शुरू कर देते हैं। क्लियर है। लेकिन स्वामी दयानंद सरस्वती का एक अहम योगदान राष्ट्रवाद में था। ठीक है, क्यों, यहां पे याद रखेंगे कुछ बच्चे, क्योंकि इन्होंने स्वाभिमान और स्वावलंबन की भावना पैदा की थी, इसीलिए इसे राष्ट्रवाद के निर्माण में काफी हम कहते हैं कि महत्वपूर्ण योगदान के रूप में लेते हैं। अब हम बात करते हैं स्वामी विवेकानंद के बारे में। स्वामी विवेकानंद ने जो सुधार किया, उसके पीछे सबसे बड़ा श्रेय जाता है स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस का। बच्चों, रामकृष्ण परमहंस जी ने सभी धर्मों को, एक सुना देता हूं, एक छोटी सी कथा, मतलब कथा की नहीं, स्टोरी है, छोटी सी बता दूं। एक तालाब है, तालाब के हर किनारे से लोग जल भर रहे हैं, वो तालाब में वही पानी होगा ना जो हर तब पानी लोग भर रहे हैं। तो एक जो पानी भर रहा है वो जल बोल रहा है, एक भर रहा है तो पानी बोल रहा है, एक भर रहा है तो भाई बोल रहा है वाटर है, लेकिन है तो वह वही एक ही चीज, बस बोलने के स्वरूप अलग अलग है। इसी तरह रामकृष्ण ने बताया, रामकृष्ण परमहंस जी ने बताया कि धर्म जो हैं, सभी धर्म एक हैं, बस उनके रास्ते अलग अलग हैं। जिस प्रकार से हम तालाब में अगर कोई हिंदू पानी भरे तो जल बोलता है, मुस्लिम भरे तो पानी बोलता है, और वहीं अगर ईसाई भरे तो वाटर बोलता है, और वह तीनों चीजें एक ही हैं, लेकिन इनके देखने के और समझने के नजरिए क्या है, अलग अलग हैं। इस प्रकार से उन्हीं की विचारधारा को आगे लेकर स्वामी विवेकानंद गए। जब मेंस की क्लास होगी तो मैं काफी चीजें बताऊंगा, काफी आपको। स्वामी विवेकानंद जो है, हर एक यूपीएससी और चाहे किसी भी स्टेट पीसीएस का एग्जाम में कोई भी स्टूडेंट हो, उनके लिए मोटिवेशन का कार्य करते हैं। इनकी काफी चीजें हैं जो मेंस की क्लास में डिस्कस करूंगा। किस प्रकार से एक नदी को पार करते समय जो लाशें थी वो बह रही थी, इन्होंने विपरीत परिस्थितियों का वहां पे कंसेप्ट दिया, तो बहुत सारी चीजें हम उस पर चर्चा करेंगे। किस प्रकार से जब ये शिकागो में जाकर बोले, अब 10 मिनट तालियां क्यों बजी, भाइयों बहनों पे नहीं बजी, इन्होंने जाके बोला, आई फील प्राउड टू बीइंग पार्ट ऑफ दिस रिलीजन विच हैव यूनिवर्सल रिलीजियस टॉलरेंस इनटू इट। मतलब मैं एक ऐसे धर्म से आया हूं जिसमें विश्व के सभी धर्मों को अपनाने की शक्ति है, वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है, और मतलब और मैं इससे काफी गर्वान्वित महसूस करता हूं। लोग तालियां बजाने लगे। उसी में एनी बेसेंट ने भी इनको सुना था, काफी मोटिवेट हुई। बाद में एनी बेसेंट भारत भी आती हैं, और आप देखेंगे आगे चलकर थियोसॉफिकल सोसाइटी और आगे चलकर समाज सुधार आंदोलन भी आती है, फिर होम रूल लीग में भी देखने को मिलता है। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा विचार था, क्योंकि इससे पहले भारत को कुछ नहीं समझते थे अंग्रेज। भारतीय धर्म, भारतीय संस्कृति को अलग नजरिया, कमजोर मानते थे। उस कमजोरी को खत्म करके भारतीय संस्कृति को जो उच्च स्थान दिया, वो स्वामी विवेकानंद ने दिया था। चर्चा करेंगे कभी। चलिए आगे चलते हैं, देखेंगे सर्वप्रथम समाज सेवा के माध्यम से आध्यात्मिक मुक्ति की अवधारणा। मतलब इन्होंने बोला नर सेवा नारायण सेवा। मतलब अगर हम किसी व्यक्ति की सेवा कर दे, किसी जरूरतमंद की सेवा कर दे, ठीक है, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, समझ रहे हैं, तो लाइन आपने सुनी होगी। ठीक है, तो भाई अमृत वगैरह पिलाने से क्या फायदा, तो भाई आप किसी के लिए कुछ भी कर दो। जब एक जरूरतमंद आपके पास आया, उसकी मदद नहीं कर पाए, तो बाद में आपकी सारी चीजें जो हैं, कहीं आप दान दे रहे हो, दक्षिणा दे रहे हो, मंदिर में सोना चढ़ा रहे हो, उसका कोई फायदा नहीं है। इसी प्रकार से इन्होंने बोला कि इहलोक परलोक के बीच के अंतर को समाप्त कर दो। जिस दिन यह अंतर समाप्त हो जाएगा, उस दिन समाज में सुधार हो जाएगा। नर सेवा नारायण सेवा, इंग्लिश में एक स्टेटमेंट दिया गया, सेल्वेशन थ्रू सोशल वर्क, मतलब समाज सुधार के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति, इसका श्रेय जाता है। और इसके लिए इन्होंने केवल बातें नहीं की, प्रैक्टिकल भारत का पहला एनजीओ स्थापित किया गया, रामकृष्ण मिशन। ठीक है, आगे देखेंगे सभी धर्मों की एकता और उनकी अखंडता को बढ़ावा दिया। ठीक है, अखंडता, एकता, ये हटा देंगे। धर्म संसद जो था शिकागो में, वहां पर जाकर भारत के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गौरव अर्जित किया। ठीक है, लोग पहली बार समझ पाए कि भारत में इस प्रकार का धर्म है जिसमें इतनी अच्छी सोच, ठीक है, और इतनी साइंटिफिक जो एडॉप्टेशन है वो देखने को मिलती है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई, जो पहला एनजीओ, फर्स्ट एनजीओ था। ठीक है, हाँ, गैर सरकारी जो संगठन है उसके रूप में पहला एनजीओ भारत का
जो आगे चल के आप देखते हैं बहुत से एनजीओ हैं आज वो समाज सुधार की जगह बाकी कार्य भी करने लगे हैं। खैर उस तो बात अलग की है। अब अगला जो डिस्कशन है हमारा वो डिस्कशन है एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी पे। एनी बेसेंट ने भारत में, आपने सभी कभी सुना होगा, आत्मा मर नहीं सकती, ना काटा जा सकता है, ना मारा जा सकता है, वो एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में निवास कर जाती है। एनी बेसेंट ने भी इसी चीज को प्रूव किया और लोगों के बीच में बताया कि जो साइंस विज्ञान आज कह रहा है उसका तो खोज भारत ने वैदिक काल में ही कर लिया था। तुम्हारा तुम्हारा प्राचीन कितना गौरवान्वित है। हम बिल्कुल स्फूर्ति से भर गए। हमने बोला अरे वाह क्या बात है, ये हमारा इतिहास है। हमारे अंदर एक अलग लेवल की एनर्जी आ गई थी, ठीक है, लेकिन कुछ समय तक रही। इसीलिए इतिहास में कभी कभी क्वेश्चन आता है तो कुछ समय के लिए, बहुत ही लघु समय के लिए, कम समय के लिए भारत के लोगों में एक जो आत्मविश्वास है वो भरा था। किन्होंने? एनी बेसेंट ने अपने थियोसॉफिकल सोसाइटी के माध्यम से। क्योंकि जब हम अपने प्राचीन की चीजों को देखते हैं, जैसे आपके घर में कभी बात की जाती है कि अरे भाई तुम्हारे दादा ऐसे थे, पर दादा तो ये थे, तो आपको लगता है ना अरे यार ऐसे थे। हाँ, हमारे घर में बताया गया हमारे दादाजी तो गए थे पर दादा पाकिस्तान युद्ध में एक हाथ मारा तो एक 6 महीने तक भर्ती था। मैंने कहा अच्छा, एक अच्छा लगा काफी। अब छोटे सुनाते थे, भगवान जाने एक लंबाई दे रहे हो, फेंक ही रहे हो, तो लपेटना आता नहीं था। तो मैं सुनते सुनते बिल्कुल लगता था अरे वाह हमारा मतलब, इसी में तो ये लड़ा देते थे स्कूल में जाके लड़ ले कि हमारे दादाजी ऐसे तो हम भी पहलवान है, ठीक है। तो ये जो हमारा इतिहास रहा है ना कि अपने पास्ट को लेकर हम गौरवान्वित होते हैं, इसका बहुत अच्छा प्रयोग एनी बेसेंट ने किया। लोगों को एक कर दिया, आपके प्राचीन को बताकर आप में आत्मविश्वास भर दिया और आप एक बहुत अच्छे समाज की कल्पना करना शुरू कर देते हैं। बहुत कम समय तक रहा क्योंकि अंग्रेजों ने फिर हमारा शोषण करना शुरू कर दिया। देखेंगे आप यहां पे मनुष्य की सार्वभौमिक भाईचारा, यूनिवर्सल ब्रदरहुड की और समानता की अवधारणा का प्रचार किया। मतलब सभी संसार में जो मनुष्य हैं सब एक हैं, ठीक है। आत्मा के स्थानांतरण की अवधारणा को मान्यता दी कि आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाती है। भारतीयों को अपना आत्मविश्वास वापस पाने में मदद की। देखिए इन्होंने भारतीयों को अपना आत्मविश्वास वापस पाने में मदद की, लेकिन ठीक है कुछ समय के लिए। ठीक है बच्चों, कुछ समय के लिए, लंबे समय के लिए नहीं, कुछ समय के लिए ऐसा था। क्लियर है? मैं थोड़ा देखता रहूं भाई, कहीं कोई समस्या तो टेक्निकल ना आ जाए। नेक्स्ट, बनारस में सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना, जिसे बाद में मालवीय जी ने बीएचयू के रूप में विकसित किया, जो आज काशी हिंदू विश्वविद्यालय है। मैं वहीं का छात्र हूं। तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी मालवीय जी ने, जो आगे उसका जो प्रारंभिक रूप था सेंट्रल हिंदू स्कूल आज भी है वो, उसकी स्थापना की थी एनी बेसेंट ने। तो देखेंगे आप कि एजुकेशन के क्षेत्र में सबने कार्य किया, क्योंकि मेरा मानना है कि एक शिक्षित व्यक्ति जातिवाद से ऊपर हो जाता है, और अगर शिक्षित होकर भी जातिवाद के ऊपर नहीं है तो उसकी शिक्षा अच्छी नहीं है। ये बात हमेशा याद रख लेना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सर सैयद अहमद खान और अलीगढ़ आंदोलन। बच्चों सैयद अहमद खान ने मुसलमानों के सामाजिक धार्मिक सुधारों का बीड़ा उठाया, ठीक है। इन्होंने बोला कि मुसलमानों का जो सामाजिक धार्मिक सुधार है वो हम करेंगे। दूसरा आप देखेंगे, शिक्षा के प्रसार के लिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की। पहले एंग्लो मोहम्मडन कॉलेज बना, फिर बाद में उसी को डेवलप किया गया अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में, ठीक है। तो याद रखेंगे स्कूल की स्थापना हुई थी जो आगे चलकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में डेवलप हुई। मुसलमानों के बीच तर्कवाद और वैज्ञानिक सोच की अवधारणा का विकास किया। जैसे इनका कहना यह था कि केवल धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने मात्र से आपका विकास नहीं होगा। अगर आपको नौकरी चाहिए, समाज में आगे बढ़ना है, तो आपको भी वैज्ञानिक जो नॉलेज है, जो वैज्ञानिक ज्ञान है, विज्ञान की भाषा है, उसको समझना चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए, तो ही रोजगार मिलेगा। तो इस पर इन्होंने काफी बल दिया, तर्कवाद की बात की। पर्दा प्रथा जो है, ठीक है, उसको हटाने का प्रयास किया, बहुविवाह को हटाने का प्रयास किया, तलाक प्रथा जो ट्रिपल तलाक है आज खत्म हुआ है, इसकी शुरुआत अलीगढ़ आंदोलन में सर सैयद अहमद खान ने बहुत पहले की थी। लेकिन क्या कर सकते हैं, कहते हैं ना कि जो चीज होनी है होके रहेगी। सुधार है, 1 साल में नहीं होगा, 100 साल लगेंगे, लेकिन होके रहेगा। वह सुधार आज हुआ है, ठीक है। मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूं, मैं उन क्षेत्रों में रहा हूं, मैंने देखा है
कि अपने ही दोस्तों के घरों के आसपास के क्षेत्रों में देखा है कि किस प्रकार से इस ट्रिपल तलाक या 3 तलाक प्रथा के कारण घरों में लोग बैठे रहते थे विवाह के कुछ ही समय बाद, क्योंकि तलाक हो गया है। गुस्से में भी अगर बोल दिया 3 बार तलाक तो तलाक हो जाना था, लेकिन आज वो चीजें जो है अधिकार के रूप में है और काफी सम्मान किया गया है। क्या धार्मिक बातें हैं, बाकी मुद्दा दूसरे धर्म पे छोड़ते हैं, क्योंकि अपने धर्म से संबंधित नहीं है तो मैं बहुत कुछ इस पे बोल नहीं सकता। नेक्स्ट देखेंगे सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फूले, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। हाँ, इनसे क्वेश्चन आने का बहुत ज्यादा चांस होता है। ज्योतिबा फूले सत्य शोधक समाज, इन्होंने उच्च जातियों के वर्चस्व और ब्राह्मणवादी वर्चस्व के खिलाफ शक्तिशाली आंदोलन किया। मतलब इन्होंने उच्च जातियों के द्वारा जो उनका वर्चस्व था, निम्न जातियों का शोषण था, ब्राह्मणवादी वर्चस्व था, इसका विरोध किया। समाज सेवा, महिलाओं और निचली जाति के लोगों के बीच शिक्षा का प्रसार किया। इसके लिए फूले की रचनाएं भी हैं जिन्होंने साहित्य में योगदान दिया। सार्वजनिक सत्यधर्म और गुलामगिरी। महात्मा की उपाधि से विभूषित किए गए ज्योतिबा फूले, जिन्हें हम महात्मा ज्योतिबा फूले या ज्योतिबा राव फूले के नाम से जानते हैं। क्लियर है। इस प्रकार से आप देखेंगे सत्य शोधक समाज और आप देखेंगे इनका योगदान रहा। लेकिन ये तो बातें रही कि अलग अलग जो लोग थे, आंदोलनकारी नेता थे, संगठन थे, उनका क्या योगदान था। अब मुद्दा तो ये आता है बच्चों की स्वाधीनता संग्राम जो था उसका योगदान हमारे मतलब जो समाज सुधार आंदोलन है उसका योगदान हमारे स्वाधीनता संग्राम पे क्या पड़ा। आखिर इस सुधार का कोई भी प्रभाव आगे चलकर पड़ा। जब हम अपने देश की आजादी के लिए जो लोग लड़ रहे थे उनके लिए क्या इस आंदोलन ने कुछ किया, आइए देखते हैं। मैंने बहुत अच्छे से नोट्स बनाए हैं केवल आपके लिए, ठीक है। पसंद आए तो लाइक करिएगा सेशन को, ठीक है। अर्थहीन कर्म कांडों और रीति रिवाजों जैसे सती को हटाकर भारतीय समाज को पुनर्जीवित किया। देखिए कितनी अच्छी बात लिखी है। जो कर्मकांड अर्थहीन थे, ठीक है, देखेंगे अर्थहीन कर्मकांड जो थे और रीति रिवाज थे, जैसे सती को हटाकर भारतीय समाज को पुनर्जीवित किया, पहला चीज, ठीक है। अच्छा, जब सती प्रथा को हटाकर भारतीय समाज को पुनर्जीवित किया तो जानते हैं क्या मिलता है, एक दृढ़ आधुनिकतावादी आधार स्थापित करने में मदद की। देखिए दृढ़ आधुनिकतावादी आधार, समझ रहे हो। मतलब बच्चों जब सती प्रथा इसके खिलाफ में इन्होंने मतलब रीति रिवाज के खिलाफ में इन्होंने विरोध किया तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक नई विचारधारा आधुनिकता की भावना डेवलप होती है, ठीक है। तो हमारा जो आंदोलन था वो आधुनिकतावादी विचार और भावनाओं से ओतप्रोत हो गया, कह सकते हैं। वैज्ञानिक सोच, तर्कवाद और तर्क की भावना को बढ़ावा दिया गया था आंदोलन में। तो इससे भारत में ब्रिटिश शासन की प्रकृति पर सवाल उठाए गए। लोग समझदार हो गए, लोगों ने क्वेश्चन पूछा, हे ब्रिटिश तुम क्या कर रहे हो। इन्होंने हमें अंग्रेजी भाषा सिखाया, जानते हो क्यों सिखाया। इन्होंने हमें अंग्रेजी भाषा सिखाया इसलिए ताकि अगर हम अंग्रेजी सीखेंगे तो हम इनकी भाषा, इनकी बोली बोलने लगेंगे। अगर हमने एक बार अंग्रेजी सीख लिया तो हम इनकी तरह पहनावा पहनने लगेंगे, हम इनकी चीजों को खरीदने लगेंगे। इन्होंने हमें अंग्रेजी इसीलिए सिखाया, उसके 2 कारण थे। पहला, ब्रिटेन से जो अधिकारी आते थे उनकी सैलरी ज्यादा थी, खर्चा बढ़ता था, तो छोटे कामों के लिए, प्रशासनिक कार्यों के लिए भारतीयों को ट्रेंड कर दिया जाए, पहला। दूसरा कारण, अगर भारतीय अंग्रेजी सीख गए तो वह हमारी तरह अपनी संस्कृति को डेवलप करेंगे, और जब हमारी संस्कृति बहुत तेजी से विकसित होगी, मतलब हमारे रूप में ये अपने आप को बदलेंगे, तो हमारी वस्तुओं की मांग करेंगे, जिससे हमारा व्यापारिक क्षेत्र बढ़ेगा और भारत हमारे लिए एक बहुत बड़ा बाजार बनेगा। लेकिन हमारे लोगों ने किया तो सारी चीजें, लेकिन कुछ किताबें पढ़ ली जाकर इंग्लैंड। उन्होंने देखा अरे इस किताबों में तो लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी लिखा है, इसका मतलब क्या है। इन्होंने ब्रिटिश से क्वेश्चन पूछा ये क्या है, तो बोले ये ऐसी ऐसी है। तो तुम हमारे देश में क्या कर रहे हो, तुम हमारे देश में हमारा शोषण कर रहे हो, अपनी किताबों में बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। इसे कहते हैं प्रतिक्रियावादी आंदोलन। तो इसलिए धर्म सुधार आंदोलन को हम प्रतिक्रियावादी भी कहते हैं, ठीक है। जब हमने इनके धर्म ग्रंथों को पढ़ा तो इनके धर्म ग्रंथों को पढ़ने के बाद हमने इनके भारत में शासन की प्रकृति पर क्वेश्चन मार्क उठाया, हमने सवाल उठाया और हमने अपने भारतीयों को जागरूक किया कि ब्रिटिश हमारा किस प्रकार से शोषण कर रहा है, जिसमें हम धन निष्कासन के सिद्धांत को भी देख सकते हैं,
ठीक है, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। आगे देखेंगे महिला शिक्षा और महिला सशक्तिकरण का पर फोकस किया, पर ध्यान दिया। ठीक है, अब जब आप महिला शिक्षा महिला सशक्तिकरण बढ़ाओगे तो फिर गांधी के आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, चाहे स्वदेशी हो, चाहे असहयोग हो, चाहे दांडी मार्च हो। सबके बीच समानता की भावना का संचार किया। जब हम सब समान हो जाएंगे, हमारे अंदर भेदभाव खत्म हो जाएगा, तो आप देखेंगे सभी धर्मों, जातियों, वर्गों के बीच संबंधों को मजबूत किया। हम में एकता की भावना आएगी। हम बिखरे थे तो ब्रिटिश मजबूत होकर शासन करते थे, हम एक हो जाएंगे तो ब्रिटिश कमजोर हो जाएंगे। ठीक है, संवैधानिक, आपने वो कहानी सुनी होगी कि एक बूढ़े आदमी ने अपने बेटों को एक एक लकड़ी दी, तोड़ दी और गट्ठर दे दिया तो नहीं टूट पाए, तो फिर बोला कि ऐसे तीनों भाई मिल के रहोगे तो तुम्हारा कोई भी बाहरी बिगाड़ कुछ नहीं पाएगा। इस प्रकार से अगर हम अपने समाज में, हमारी जो जातियां हैं, हमारे धर्म, हम सब एक होकर भारतीय हिंदुस्तान में, ठीक है, इस क्षेत्र विशेष में मिलकर रहें तो हमें बाहर कोई भी तोड़ नहीं सकता। यही तो बात है, कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। यही बात है हमारी, यही खासियत है हमारी। जब जब हम बिखरने लगते हैं, कोई ना कोई आकर सुधारवादी आंदोलन हमें एक कर जाता है। ठीक है, संवैधानिकता की अवधारणा की शुरुआत की स्वतंत्रता संग्राम के उदारवादी और गांधीवादी तरीकों की नींव रखने में प्रमुख। तो आगे चलकर जो गांधीवादी आंदोलन होंगे उसमें हम उन्हीं कार्यों को करेंगे जो लीगल था, जो हम विरोध करेंगे। हम हत्या नहीं करेंगे किसी की, हम अहिंसा के मार्ग पे चलकर आंदोलन करेंगे। उसकी नींव यहीं से हुई, क्योंकि इन आंदोलन ने लोगों को तैयार कर दिया था आगे आने वाले आंदोलन के लिए, जहां पे हम प्रोटेस्ट, धरना प्रदर्शन कर सकते थे।